तो हमने क्या देखा था कि कोई भी रूलर अगर इंडिया पे अटैक कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है, ठीक है, तो वो नेचुरल बात है क्या कि हमारा गुजरात साइड में वो मूव ऑन करता है, उस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करता है, ठीक है। मालवा साइड जाता ही है। तो ऐसा क्या रीजन है कि जो भी इंडिया के अंदर आता है वो मतलब चाहे एंशियंट इंडिया के अंदर हो, चाहे मतलब मेडिएवल के अंदर हो, ऐसा क्या था कि गुजरात के साइड जाना सबको इम्पोर्टेंट लग रहा था? ऐसा क्या था उस साइड में? फर्टाइल एंड पॉपुलर एरिया, ठीक है, फर्टाइल लैंड था वो था, ठीक है, गंगा प्लेन के आसपास आ रहा है। जब हम गुजरात की बात बोल रहे हैं तो मालवा एरिया का बात पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट डे बॉर्डर के हिसाब से उसको नहीं देखना है, क्योंकि नर्मदा रिवर बह रहा है वहां पे, तापी बह रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर साबरमती बह रहा है, ठीक है। तो ये सब एक फर्टाइल एरिया बनाता था क्योंकि पानी अवेलेबल था, पॉपुलस एरिया था। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन का एरिया भी था, खासकर टेक्सटाइल के लिए, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक, इकोनॉमिक पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट था। सी पोर्ट था वहां पे जिसके साथ ट्रेडिंग इजी हो सके, ठीक है, सभी कंट्री के साथ। अब ट्रेडिंग अच्छा होगा तो ऐसा बात है क्या कि इकोनॉमिक वहां पे प्रॉस्परस होगा, तो मतलब गोल्ड सिल्वर का भी अच्छा होगा, टैक्सेशन का भी अच्छा चांसेस है। कंट्रोल ओवर गुजरात could ensure a regular supply of अरेबी, इराकी एंड टर्किश हॉर्सेस, ठीक है, क्योंकि लैंड के थ्रू अगर आप मान लो कि आप अरेबिया से हॉर्सेस वगैरह मंगा रहे हो लैंड के थ्रू, तो क्या होता है बीच में बहुत सारा डेंजरस होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन आप सी रूट के थ्रू मंगा रहे हो तो एज कंपेरेटिवली कम खतरनाक होता है, ठीक है। After bringing Gujarat under his rule, it was necessary for Alauddin to bring Rajasthan and Malwa under his rule to secure his communication with Gujarat. अब देखो, मान लो इंडिया का अगर मैप देखोगे आप, ठीक है, ठीक है, जो भी हो, तो मेरे लिए क्या हुआ कि अगर मान लो कोई एरिया ने यहाँ पे रूल कर लिया, तो नेचुरल सा बात है, अगर आपने ये एरिया रूल कर लिया और दिल्ली में आप यहाँ रूल कर रहे हो, इस आपने राजस्थान ये एरिया रूल कर लिया, तो नेचुरल सा बात है ये एरिया आपको अपने कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा, जिससे कि आप, एक होता है बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री करते टाइम, कि अफगानिस्तान को ब्रिटिश भी और रशिया भी दोनों बफर स्टेट बनाना चाहता था, ठीक है। अलाउद्दीन हैड नो इंटेंशन ऑफ annexing any of these state and bringing them under his direct administration. He knows your distance differencing condition. मेनली क्या था, देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम लोग वहाँ पे पल्लवास पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था कि पल्लवास के टाइम में भी क्या होता है कि अलाउद्दीन का जो आर्मी होता है ना वो यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या होता है अपना लूटपाट करके अपना चले जाते हैं, वहाँ पे एरिया कैप्चर नहीं करता है, उसको पता होता है कि इतना डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, साउथ के स्टेट्स को वो एनेक्स करता है, वहाँ पे इन्वेट करता है, लेकिन उसको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में नहीं लाता है, उसको क्या करता है, राजा को हराने के बाद फिर वहीं पे इंस्टॉल कर देता है और बोलता है भैया ये लो पकड़ो अपना राज, और टाइम टू टाइम हम तुम्हारे आक्रमण नहीं करेंगे, बट तुम एक काम करो, हमारे रूल्स को एक्सेप्ट करो और टाइम टू टाइम हमको पैसा वैसा भेजते रहना, ठीक है। तो मेनली क्या होता था यही कि राजा भी खुश क्योंकि उसका टेरिटरी उसके पास रहेगा, और अलाउद्दीन भी खुश जिससे उसके पास रेगुलर इनकम आते रहेगा, और बिकाऊ विदाउट एनी मतलब वो टेंशन का, क्योंकि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ करना तो बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा ना, इसीलिए, और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कोहिनूर डायमंड वाज एक्सटॉर्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी आर्मी इन 1310 फ्रॉम द हिंदू किंगडम इन वारंगल, ठीक। तो मेनली क्या होता है, वारंगल तेलंगाना के आसपास एक किंगडम होता है, ठीक ना। तो सबसे पहला बार जो मतलब कोहिनूर डायमंड का जो डिस्कवरी होता है वहीं पे होता है, ठीक है, वारंगल में। तो वारंगल के बाद फिर वो अलाउद्दीन खिलजी वहां पे उठा के दिल्ली ले आता है उसको। हम लोग अब जब हमने पढ़ा था, हमने खिलजी रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ा था, हमने देखा था खिलजी रिवॉल्यूशन, इसको खिलजी डायनेस्टी ने खिलजी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टोटल बहुत सारा चेंजेस आता है। इट वाज नॉट मियरली अ चेंज इन द डायनेस्टी, बट द नेचर ऑफ द स्टेट वाज अ रिवॉल्यूशन अंडर खिलजीज। इट इंडेड द टर्किश सुप्रीमेसी इन इंडिया। द सक्सेसर ऑफ द खिलजीज वेर द सक्सेसर फ्रॉम नन टर्क एंड द इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। तो मतलब क्या कि जब हमने क्या देखा था, स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो रूल कर रहे थे वो मेनली कौन से टर्किश थे, ठीक है, लेकिन मेनली क्या होता है, खिलजीज जो होते हैं वो नन टर्किश होते हैं, ठीक। तो मेनली क्या टर्किश कौन हुआ, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग क्या कि जो स्लेव एम्पायर था उसका एक टाइप से टर्क से आया और रूलर ने उसको रूल किया, लेकिन जो खिलजी एम्पायर था वो क्या था, नन टर्क थे, ठीक, और प्लस उसके अंदर इंडियन मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व थे। हाँ, स्टेट पावर वाज नॉट मोनोपोली ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का स्टेट मोनोपोली नहीं था, मतलब क्या हमने क्या देखा था यहाँ पे डाइवर्सिटी लाया था रूल के अंदर, मतलब क्या इराकी नॉवेल्स भी कुछ थे वहां पर, टर्किश नॉवेल्स भी थे कुछ, उसके बाद फिर हमारा ईरानी मतलब अरबियन नॉवेल्स भी थे कुछ, इंडियन नॉवेल्स भी थे कुछ, ठीक है। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का मोनोपोली नहीं रहा। इनिशियली एन एक्सपेंसिव पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्टार्टिंग में क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक्सपेंशन करने का पॉलिसी को अडॉप्ट किया था कि हमको एक्सपेंशन करना है एरिया को, बट आफ्टर सर्टेन टाइम उसको समझ में आ जाता है कि भैया सब कुछ को डायरेक्टली मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए उसने बाद में कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया अपने रूल को।
न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, मार्केट रेगुलेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन उसने लाया। क्लियर है, तुमने ऑलरेडी देख चुका था ये सब चीज। अब स्टार्ट करते तुगलक डायनेस्टी के बाद, क्योंकि मेरा एस के टी में एस और के मेरा हो गया, सुमन कुमार हो गया, तिवारी पे आते हैं। Last year, Alauddin Khilji was disturbed by the painful disease and the important email. मतलब बीमारी से बेचारा मर गया। After his death, his successor Mubarak Khalji abolished all the agrarian and market control regulation of Alauddin। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्या कि उसका जो सक्सेसर था उसने उसका जो मार्केट रिफॉर्म था उसको कंटिन्यू नहीं किया था, ठीक है। उसका क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो लास्ट रूलर होता है, मतलब उसके बाद का जो रूलर होता है हमारा, ठीक है, मुबारक खिलजी या फिर लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, उसके अगेंस्ट में क्या होता है गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जो कि एक मंगोल्स का एक वो रहता है समथिंग, ठीक। तो मेनली क्या होता है वो उस पर अटैक करता है और अपना तुगलक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर लेता है। तुगलक गियासुद्दीन तुगलक रूल्स ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, हिज सन क्रस्ड हिम टू डेथ। मतलब उसका जो बच्चा रहता है वो गियासुद्दीन तुगलक को मान कर अपना फिर राजा एनेक्स कर लेता है राज को, क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए सिस्टम क्या कि उसने आखिर किया क्या था काम। रूलर्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी रिजेक्टेड अलाउद्दीन पॉलिसी ऑफ नॉन एनेक्सेशन ऑफ डिस्टेंट स्टेट। तो हमने क्या देखा था, अलाउद्दीन खिलजी का पॉलिसी क्या था कि भैया दूर के स्टेट्स को एनेक्स नहीं करना है, ठीक है, दूर के स्टेट्स को एनेक्स नहीं करना है। लेकिन क्या कि तुगलक डायनेस्टी ने क्या, तुगलक डायनेस्टी का जो पॉलिसी था वो अलग था, उसने ये बोला भैया हमको दूर का डायनेस्टी जितना हो सके उतना एरिया को एनेक्स करना है। Rulers of Tughlaq dynasty rejected Alauddin policy of non-annexation of distinct state. Both Ghiyasuddin and Muhammad bin Tughlaq were highly ambitious कि हमको एरिया और ज्यादा एरिया को एनेक्स करना और बड़ा एम्पायर बनाना है। During their rule, the direct control of Delhi was extended to Warangal, मतलब तेलंगाना तक, मदुरई साउथ तक, कर्नाटका अप टू द साउथर्न टिप ऑफ द इंडिया, ठीक। दोनों ने डायरेक्टली मतलब बोला कि नहीं भैया हमको एनेक्स नहीं करना, को लार्ज एरिया चाहिए। तो उन्होंने करते 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 कर्नाटका तक, साउदर्न टिप तक इंडिया का ले गया था, मदुरई तक, तमिलनाडु तक। Whenever a territory was annexed, Muhammad Tughlaq would appoint a set of revenue officials to assist it. Such a rapid expansion of the directly ruled territories and such a high degree of centralization. अब देखो, अब क्या अपना एरिया भी आप बढ़ा रहे हो और सेंट्रलाइज भी कर रहे हो चीजों को, तो पॉसिबल नहीं हो पाता इतना बड़ा एरिया को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू रूल करना। Such a rapid expansion of the such a rapid action of the directly ruled territories and such a high degree of centralization had their own problem, which Muhammad bin Tughlaq was to realize later. बाद में उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उसको। अब तुगलक डायनेस्टी के अंदर क्या था कि उसने वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या स्टेप लिया। पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कंट्री माइट नॉट बी रूइंड बाय द वेट ऑफ टैक्सेशन, ठीक। तो उसने ये बोला भैया ऐसा नहीं हो कि हम इतना टैक्सेशन लगा दे कि मतलब लोगों का कमाई टूट जाए और फिर मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाए और बाद में रिवॉल्ट कर दें। फर्स्ट टाइम we see a recognition of the importance of agriculture and handicraft on the part of the state and need to continuously expand cultivation। तो फर्स्ट टाइम ऐसा दिखा गया कि स्टेट ने एग्रीकल्चर को तरह सपोर्ट किया, हैंडीक्राफ्ट की तरह सपोर्ट किया और कल्टीवेशन को एक्सपेंशन करने में सपोर्ट किया। अब क्या था देखो, हमने क्या देखा था जलालुद्दीन के टाइम में, जलालुद्दीन मोहम्मद जो था, ठीक है, उसके टाइम में क्या था, उसने ह्यूमैनिटेरियन और वेलफेयर पॉलिसीज को एक टाइप से अडॉप्ट किया, ठीक। लेकिन बाद में क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइप की पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जो रिप्लेस करता है, सक्सेसर जो आता है, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी ने क्या बोला कि भैया हम लोग जलालुद्दीन खिलजी का जो पॉलिसी था ना एक टाइप से ह्यूमैनिटेरियन वाला, उसको रिवाइव करेंगे। तो पॉलिसी ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म पुट फॉरवर्ड बाय द गियासुद्दीन खिलजी वाज reinstated and sought to be revived by the Ghiyasuddin Tughlaq in a more positive manner। लेकिन फिर इसका अगला वंश आके उसको हटा देता है, यही चीज होते रहता है। हाँ, ऑडिट सिस्टम पे इसने लाया था, ठीक है। अब स्टेट और रीजन में क्या था देखो, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक वाज स्ट्रिक्ट इन हिमसेल्फ observing the direction regarding prayers, fasting, etc. and was strict in seeing that other observe them also। तो पर्सनल लेवल देखो, मैंने क्या बताया था ना बहुत बार कि एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या था कि जब भी डायनेस्टी पड़ता था तो किंग होता था ना, उसका पर्सनल आइडियोलॉजी रिलीजन और जो स्टेट का एज अ रिलीजन, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता था, ठीक। पर्सनली वो बहुत कुछ बिलीव करता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसको स्टेट पे भी इम्पोज कर पाए। अशोका, ठीक ना, अशोका ने क्या हुआ, पर्सनली बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा इंडोर्स किया लेकिन कभी भी बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन उसने नहीं बनाया। पर्सनली वो कुछ भी बिलीव करता था लेकिन स्टेट पॉलिसी उसका पर्सन से अलग होता था। He was a learned man
and a deeply understanding of many branches of knowledge, philosophy, mathematics, medicine, religion, etc. He was a rationalist. He would not accept anything except by logic and proof. He was not prepared to accept many traditions and practices merely on the basis of faith. ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप मानते हो तो हम ये ट्रेडिशन और प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। वो तभी मानता है जब वो लॉजिक और प्रूफ के बेस पे हो। He respected the Sufi saint and was first sultan to visit the tomb of Muinuddin Chishti Ajmer. He was a man of open-minded and not a blind dogmatic is also demonstrated by the association of Jain saint. तो जैन सेंट के साथ भी मतलब जैन लोग मुनि के साथ भी वो continuously interaction होते रहता था उसका। While in Gujarat, he visited some of the Jain temple and gave them grants. जैन टेम्पल विजिट भी किया, उसको ग्रांट्स भी दिया। He is also known to have associated himself with some Hindus festivals such as Holi. ठीक है ना, तो उसमें भी continuously involve होकर अपना वो करना। He is accused of being hot and hasty in character, with an excessive reliance on his own judgment without heeding the advice of mothers. तो मतलब थोड़ा मतलब अपने हिसाब से काम करता था कि लोगों का एडवाइस ज़्यादा सुनता नहीं था। Barani and Ibn Battuta also accused Muhammad bin Tughlaq of giving excessive reward and punishment and of appointment of law-born people of high officers. तो मतलब क्या कि इसने क्या किया, लोअर जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट था उससे भी लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट किया हाई पोस्ट के ऊपर। ठीक है ना, अभी यहाँ से जो ऊपर जो बात था वो फिर भूल जाओ, नहीं याद है तो ठीक है मोटा मोटी। अब जो उसका मेनली होता है काम उसका क्या था, ठीक है ना, मेनली उसने क्या काम किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा हम लोग एक टाइप से मैड किंग भी बोलते हैं। ठीक है, मैड किंग। रीजन ये रहा कि उसने कुछ कुछ ऐसा रिफॉर्म लिया था जो कि बिफोर टाइम था। ठीक है, मतलब अपना समय के हिसाब से बहुत एडवांस मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक उसने स्टेप्स ले लिया था। ठीक, सबसे पहला क्या उसने ये बोला कि भैया देखो हम लोग यहाँ दिल्ली में, ठीक है, मेरा रूल यहाँ तक है, तो ऐसे में रूल कैसे कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, प्लस दिल्ली क्या नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के आसपास है, अटैक होता है तो डेंजर यहीं पे आता है मेरा। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, डेंजर। सेकंड चीज क्या है कि बहुत फार पड़ रहा है। इसने क्या किया, इसलिए इसने क्या किया कि सेंटर में एक जगह पड़ता है मेरा थी दियोगिरी। ठीक, तो वहां पे क्या क्या बोला, नहीं वो सेंटर पर, इसलिए एक काम करते हैं हम लोग क्या अपना सेकंड कैपिटल वहां बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द स्टेट के बीच में, जैसे आराम से हम लोग साउथर्न स्टेट्स को भी आराम से देख रेख कर पाया उसका। ठीक है, तो उसने क्या किया, पूरा दिल्ली को उठा के ले गया देवगिरी दियोगिरी में। ठीक है, लेकिन फिर वहां पे सिचुएशन ऐसा खराब हुआ कि वापस सबको उठा के उसको दिल्ली लाना पड़ा। कोई है कि नहीं, नहीं है। ठीक है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, हाँ तो इसका क्या क्या मेजर्स लिया था, माइग्रेशन टू दियोगिरी, मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल टू दियोगिरी व्हिच वाज रीनेम्ड दौलताबाद। ठीक है, सम स्कॉलर्स अलेज दैट द स्टेप वाज टेकन टू पनिश द, हटाओ बेकार चीजें। हाँ, मोटिव ऑफ द स्टेप क्या था, इट वाज सेंट्रल ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द एम्पायर, बीच में था, इजी रूल हो पाएगा इसीलिए। He spent number of years in the south and was familiar with the Deogri, which had a pleasant climate, being surrounded by hills. तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको लगा ठीक जगह है। He wanted to have a second capital in the south so that he could control it more easily. He planted tree on the both sides of the road, halting station at a distance of about 2 miles. मतलब जिससे पूरा सिटी, मतलब लोगों को इंक्रेज भी किया कि भैया आप वहां जाओगे तो आपको पैसे भी दिया जाएगा, ये सब चीज भी। Those traveling to दौलताबाद were divided into caravans, journey were long अंडरटेकिंग ड्यूटी। अब देखो, अब मेनली क्या हुआ कि उसने जब पूरा दिल्ली का लोग अपना चलना स्टार्ट कर दिया वहां के लिए। ठीक है, तो बीच में क्या हुआ, गर्मी का मौसम भी था, बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो गया। ठीक है, सो मेनी पीपल डाइड ऑन द वे। फुल प्रिपरेशन हैड बीन मेड फॉर वेलकमिंग दोज हु रीच्ड दौलताबाद। सिटी हैड बीन डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, मोहल्लास with separate quarter for troops, nobles, civil servants, judges, landmen, merchants and artisans. मॉस्को, मार्केट प्लेस सब कुछ वहां बनाया गया, मतलब पूरा प्लान सिटी था दौलताबाद। सुल्तान परचेज द हाउसेज और ड्वेलिंग एट दोज दिल्ली हु हैड माइग्रेटेड। तो क्या क्या दिल्ली के अंदर जिनका घर था ना, जो लोग माइग्रेट नहीं करना चाहते थे, तो राजा ने, सुल्तान ने क्या किया, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बोला कि भैया ठीक एक काम करो, आप अपना दिल्ली का जो घर है आप हम आपसे परचेज कर लेते हैं, आपको जो पैसा मिलेगा आप उससे माइग्रेट होकर वहां चले जाओ, वहां अपना नया लाइफ स्टार्ट करो। Sultan purchased the house and dwelling of those Delhi who had migrated and wanted the government to do so. Liberal grant were made to people both at the time of their departure at Delhi and their arrival in Daulatabad, where free boarding and lodges were provided to them. तो पूरा फैसिलिटी दिया गया उन लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं कि दिल्ली पूरा खाली हो गया। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक इनवाइटेड सूफीज, लर्नड मैन एंड द अदर लिविंग इन नाइबरिंग सिटीज टू मूव टू दिल्ली। उनको ही बोला भैया आप जो अलग अलग जो ये सब टाइप के लोग हैं जो कि आर्टिसंस है, लर्नड मैन, आप दिल्ली में आके बस, क्योंकि दौलताबाद का सेकंड कैपिटल था उनका, सेकंड कैपिटल बना रहा था प्राइमरी सेंट्रल ऑफ इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो तो मूव होकर चले गया होता है कहाँ पे, मूव होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, जिससे आराम से यहाँ पर हो पाए। अब मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि इसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ठीक है, हेल्थ इश्यू। इसके कारण क्या होता है कि एक अफवाह फैल जाता है कि इसका डेथ हो गया, ठीक है, राजा का डेथ हो गया। तो अब नेचुरल सा बात है, जब पता अफवाह फैलेगा कि राजा का डेथ हो गया तो ये एरिया से कंट्रोल में था, वहां पर रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट होगा तो उसके हाथ से वो कंट्रोल चले जाता है फिर, ठीक है। तो साउथ का जो टेरिटरी उसने जीता हुआ था उसके हाथ से वो चले जाता है, तो नेचुरल सा बात है साउथ का टेरिटरी चला गया वहां से उसके हाथों से, तो इस किंगडम का यहाँ पे कैपिटल बनाने का मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो ये जब साउथ किंग, क्योंकि वो माइग्रेट होकर यहाँ पे आया ही था इसलिए जैसे कि साउथ का जो स्टेट उसने जीता है उसको अच्छे से वॉच कर पाया, ठीक। लेकिन जब वही उसके यहाँ से चला गया तो फिर वहां रह के मतलब क्या है, वापस फिर दिल्ली माइग्रेट हो गया। आउटब्रेक ऑफ बबोनिक प्लेग, मोहम्मद बिन तुगलक वाज इल, rumor spread of sultan death, soon entire south lost to Delhi sultanate, region of second capital disappeared, sultan permitted the people at Daulatabad to return to Delhi। क्लियर कहानी? हेलो, ठीक है। अब क्या था, एक जगह था जहां पे उसने ये बोला खुर्रन और कराची एक्सपीडिशन, उसने ये बोला भैया इस जगह को हम जीतेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो थोड़ा ऊंचाई पे था, ठीक है, जो भी चीज हुआ तो वहां पे भी क्या था, उसने डिफीट, मतलब उसने ये बोला कि भैया एक जगह है मेरा, ठीक है, कराची मतलब एक साइड में, ठीक। तो ये दो जगह, स्पेस का नाम था, जगह का नाम था, प्लेस का नाम था खुर्रन और कांचिल। तो उसने बोला इस दोनों एरिया को हम जीतेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि जीतने के लिए क्या होता है, जाता है बट वहां पे उसको डिफीट मिलता है। खुर्रन एक्सपीडिशन वाज क्लोजली कनेक्टेड, ऐसा इसने क्यों किया, बिकॉज क्या था वो सेंट्रल और वेस्ट एशिया के पास में था रीजन, तो उसने ऐसा की इसलिए बोला किया जिससे कि हम एक बार से वो एरिया अगर जीत जाते तो हमारा जो वेस्ट मतलब सेंट्रल एशिया से जो लोग आते हैं, वेस्ट एशिया से लोग आते इन्वेट करने के लिए इंडिया पे ना आ पाए। तो मेनली उसका मोटिव ये था कि उस जगह को जीत के क्या करता है, इंडिया का जो सिक्योरिटी होता है उसको इंश्योर करना। लेकिन उसमें भी वो फेल हुआ। Muhammad bin Tughlaq desired to make Sindh and the Punjab safe at all time from the danger of the Mongol invasion, ठीक है। After the death of Genghis Khan, one branch of the resistance had captured Iran, Iraq, इतना इतना इतना। तो मेरे उसको डर था कि आज ना कल वो चंगेज खान का जो वंशज है इंडिया में आ सकता है, इसलिए वो सेफ बनाना चाहता था अपने बाउंड्री को। कराची एक्सपीडिशन placed soon after the Quran expedition aimed at meet the जो भी हिमाचल प्रदेश के रीजन में था। Expedition proved a failure. Army advanced too far into the mountain so that his retreat was cut off by the defending forces। ठीक है, तो ये माउंटेन में मान लो चढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो इतना ऊंचा चढ़ाई कर गया था, ठीक है, मतलब प्लेस में आते आते मान लो ना ये रहा, यहाँ पे मान लो कि एक महल है, ठीक, राजा का वो दरबार था, तो उसको ये लगा कि भैया सब सैनिक यहाँ पे होगा, हम चुपचाप जाएंगे, हमला करके जीत जाएंगे। तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिली क्या हुआ कि इतना ऊंचा वो लोग चला गया था कि यहाँ पे क्या हुआ, हो सकता है यहाँ पे कुछ उस राजा का सैनिक यहाँ पे छुपा होगा, ठीक है, आधा यहाँ पे होगा आधा यहाँ पे होगा। जैसे लोग हाइट पे चढ़ा, ठीक है, तो नीचे से ये लोग ने मारना स्टार्ट किया, ऊपर से वो लोग मारना स्टार्ट करे, तो बीच में फंस गया एक टाइप से। तो बाद में वो ये सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो हाँ डिस्ट्रॉयड, हाँ वो कट ऑफ द डिफेंडिंग फोर्सेस, ऑलमोस्ट इंटायर आर्मी डिस्ट्रॉयड। लेटर रूलर ऑफ दैट एरिया साइंड अ ट्रीटी प्रॉमिस टू पे सुल्तान। तो बाद में उस एरिया के सुल्तान ने ट्रीटी साइन के बोला ठीक है भैया हमको छोड़ दो, हमने आपको करेंगे, पे करते रहेंगे कुछ ना कुछ टाइम तक। उसका इसने क्या किया, टोकन करेंसी निकाला, ठीक ना। तो वे तो मेनली क्या टोकन, जैसे आज अभी का जो हमारे टाइम में जो करेंसी सिस्टम चल रहा है उसका कहीं ना कहीं एक टाइप से स्टार्टिंग पॉइंट वो बोल सकते हैं। हालांकि वो फेलियर था, फेलियर दिया तो उसने ये बोला कि भैया हम लोग कॉइन सिस्टम निकालते हैं, ठीक है। अभी तक गोल्ड वगैरह कॉपर, तो उसने ये बोला कि भैया हम कॉपर वगैरह कॉइन निकालते हैं, ठीक ना, जिसका कि वैल्यू गोल्ड से होगा। तो वेरियस काइंड ऑफ कॉइन्स वर इशूड which were unequally in their artisan perfection in the design, ठीक है, तो अलग अलग था। He decision token currency which has been little understand the more हटाओ। हाँ, तो मेनली क्या इसने कॉपर और ब्रास का कॉइन को इशू किया, जिससे कि मेनली क्या होता था, मेनली देखो अभी तक क्या था, गोल्ड कॉइन देख रहे थे हम लोग, सिल्वर कॉइन देख रहे थे, ठीक है, लेकिन वो क्या था कुछ बड़े बड़े ट्रांजेक्शन तक लिमिटेड था, ठीक है। तो इसको बंदा सब्जी खरीद रहा है, कोई जूता चप्पल खरीद रहा है, ठीक है, तो वहां पे तो गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन यूज नहीं कर पाएगा ना एक टाइप से। गोल्ड कॉइन मान लो कि 2000 का नोट है, ठीक है,
सिल्वर कॉइन मान लो कि 1000 का नोट से, ठीक। तो नेचुरल सा बात है, सब्जी खरीदने जाएगा तो उसको 100 रुपए का भी तो नोट चाहिए, 50 रुपए का भी नोट चाहिए ना। तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए उसने क्या निकाला, कॉपर और ब्रास निकाला, करेंसी निकाला। ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज था, उसी टाइम पीरियड में क्या था, उससे पहले ही चाइना के अंदर पेपर करेंसी आ चुका था, ठीक है। Controversy regarding the motive of Sultan in introducing the token currency. According to Barani, it was a part of the ambition of the conquest of all the experiment failed largely because Sultan was unable to prevent manufacture of the new coin. अब देखो प्रॉब्लम ये हो गया ना कि उसने क्या निकाला, कॉपर कॉइन और ब्रास कॉइन निकाला, ठीक है, छोटे मोटे करेंसी के लिए, ठीक। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि कॉपर और ब्रास इतना कॉमन मेटल है, ठीक है, कि हर आदमी ने क्या किया, अपने घर के अंदर वो मतलब एक टाइप से उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कि गोल्ड में और सिंपल में लोग अपना घर में, नॉर्मली आदमी अपना घर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा सकता है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों, मेनली होता इसलिए है ना कि जब एक करेंसी मान लो यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ आपका मटेरियल यूज होता है जिसको हम लोग इनपुट मान लो इनपुट कहते हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन में जो लगता है, ठीक। तो मान लो एक कॉइन है हमारा, ठीक, उसके अंदर मान लिया जाए कि कुछ मेटल यूज हो रहा है जिसका की वैल्यू मान लो कि 10 रुपए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि 10 रुपए का इनपुट लगा के हम कोई कॉइन बना रहे हैं, ठीक ना, उस कॉइन का वैल्यू अगर मान लिया जाए, ठीक है, 10 से कम होता है, जैसे ऐसा मान लो ना कि एक कॉइन है मेरा, ठीक ना, उसमें मान लो कि कॉपर 10 रुपए का कॉपर, मतलब कॉपर, उसमें जो कॉपर यूज हुआ उसका वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, उसमें जो कॉपर यूज हुआ उसका वैल्यू 10 रुपए है। तो अगर मान लिया जाए कि उस करेंसी 10 रुपए का कॉपर यूज करके जो मैंने करेंसी बनाया है ना, तो उस करेंसी का वैल्यू भी 10 रुपए है, ठीक। ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इंसान कोई बनाता है 10 रुपए, उसको खर्चा करना पड़ेगा फॉर 10 रुपए का फेस वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए 10 रुपए का कॉइन मतलब कॉपर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब कॉइन जो बन रहा है उसका डिनोमिनेशन 5 रुपी है, तो होगा क्या कि लोग 5 रुपए क्या क्या करेंगे, उसको लेकर पिघला के कॉपर अपना ये क्या कहते हैं 10 रुपए का कॉपर बना के उसका कुछ और यूज करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो एक दूसरा एग्जांपल है, क्या आपने आपने बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो जैसे मान लो आपने पहले 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 आपने देखा था ना कि 5 रुपए का मोटा कॉइन आता था, लेकिन अब पतला कॉइन आता है। रीजन ये रहा कि 5 रुपए का जो कॉइन था ना मोटा वाला, ठीक ना, उसका एक टाइप से जो जिसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मेटल जिसका यूज होता था उसका वैल्यू ज्यादा था, ठीक ना। वो क्या होता था कि 5 रुपए का कॉइन क्या हुआ कि बांग्लादेश इलीगल तरीके से, बांग्लादेश या इंडिया में भी, ठीक ना, उसको क्या होता था, वो आराम से लोग क्या करते थे, उसको उससे 5 तो ब्लेड बना लेते थे और 2-2 रुपए में बेचते थे, ठीक है। तो मतलब क्या उससे अल्टीमेटली तो ये होगा ना, स्मगलिंग में स्टार्ट हो जाएगा उसका, बिकॉज उससे जितना आपका यूटिलिटी ले रहा है अगर वो उसका फेस वैल्यू ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था कि हर मतलब एक टाइप से क्या दिखा गया कि हर ब्लैक स्मिथ का जो घर था ना, हर मतलब लोहार का हर मतलब का घर एक टाइप से वो करेंसी का वो बन गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट फेल्ड लार्जली बिकॉज सुल्तान was unable to prevent manufacturing of the new coins. According to Barani, house of every Hindu goldsmith become a mint. मतलब कॉइन छापने का अड्डा बन गया। स्टेट सफर्ड ए बिग लॉस, क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि अब सप्लाई, अब क्या हुआ देखो, सप्लाई ऑफ करेंसी क्या होगा, ज्यादा हो गया, अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ गया, लेकिन मतलब गुड्स उतना ही है ना, गुड्स तो बढ़ा नहीं है, तो अचानक क्या होगा, सप्लाई आपका सेम है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स आपका सेम है, बट डिमांड ज्यादा हो गया बिकॉज हाई ऑफ करेंसी, ठीक है। तो नेचुरल बात है इन्फ्लेशन होगा, सब चीज का रेट वेट बढ़ेगा, तो इससे स्टेट को नुकसान होगा। State suffered a big loss in rural area. Land revenue paid in copper and brass coins and purchased arms and forces with the same currency. अब खुद सोचो कि अगर मान लो लैंड रेवेन्यू बोला गया कि भैया आपका 100 रुपए है, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है अचानक से करेंसी बढ़ जाता है, किसी का आदमी का अगर मान लो इनकम 1000 रुपए, ठीक है, तो 100 रुपए पे कर रहा है तो उसके लिए बहुत भारी बात है। लेकिन मान लो कि उसने करेंसी छाप के अगर मान लो उसका इनकम 200 हो गया, ठीक है, 2000 हो गया, तो नेचुरल सा बात है पहले कंपेयर में उसको कम टैक्स पे करना पड़ रहा होगा, तो स्टेट का तो करेंसी का परचेजिंग पावर घट गया, तो स्टेट को अल्टीमेटली लॉस होगा।
तो सेम चीज यहीं पे होगा। हाँ, तो सबने घर के पीछे में अपना करेंसी छापना स्टार्ट कर दिया था। सून देयर वाज सच एन एविडेंस ऑफ न्यू करेंसी, न्यू कॉइन दैट देयर वैल्यू डिप्रिशिएट रैपिडली। नेचुरल सा बात है कि किसी चीज का अगर डिमांड ज्यादा, मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो उसका वैल्यू घट जाएगा। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स बिगेन टू बी डिसरप्टेड। सुल्तान कैंसिल हिज ऑर्डर, रिपर्चेज द कॉइन बाय गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। ठीक ना। तो सुल्तान ने क्या किया, सिस्टम ही बंद कर दिया कि भैया, जब ये सब देखा कि सब अपना घर में छाप रहे, इस कारण इतना सा इशू हो रहा है, तो उसने क्या बोला, ये जो ऑर्डर दिया था ना गोल्ड और मतलब सिल्वर और कॉपर वाला, मतलब फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए, ठीक है, तो उसका ऑर्डर ही वापस ले लिया। ठीक। अब बोला कि भैया गोल्ड और सिल्वर से जो मतलब ये बोला कि भैया आपने हमारे मतलब गवर्नमेंट ने जो करेंसी इशू किया था, कॉइन्स इशू किया था, उसको आप वापस करो, और उसके बदले में उसके वैल्यू के हिसाब से हम लोग गोल्ड और सिल्वर आपको देंगे। ठीक है, वरना लोग वापस क्यों करते, उसको पिघला के अपने पास ही रख लेते और यूज करते रहते। ठीक है, लेकिन इसके इसके कारण क्या हुआ, एक तो ऑलरेडी नुकसान था, लेकिन उसके बाद सबको गोल्ड और सिल्वर में वापस करना पड़ा उसको, तो वो अलग से नुकसान हो गया। अब इसको आप फेलियर बंस बोल सकते हैं, बिकॉज लेकिन क्या हुआ कि अल्टीमेटली आज के टाइम में तो हम ये चीज देख रहे हैं ना कि जो नॉर्मल करेंसी के लिए हम लोग को चाहिए, मतलब 1-2 रुपए का सिक्का चाहिए होता है, 5 का सिक्का चाहिए, 10 का सिक्का चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ना कि सिर्फ आपका गुड इंटेंशन ही काफी नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी होता है। Before Muhammad Tughlaq, none of the earlier sultan had issued any coin in brass, which was alloy of copper, tin, and zinc. कंफ्यूज, आप देखो कंफ्यूजन क्यों बल्कि, क्योंकि देखो लोगों का है तो नहीं समझ। ऐसा आज के टाइम में भी क्या होता है ना कि मेनली जो आज फेक करेंसी बनता है, तो इतना ज्यादा परफेक्ट बनता है कि लोग उसको समझ नहीं पाते, तो नेचुरल सा बात है उस टाइम में तो और भी नहीं समझ पा रहे होंगे। 1 मिनट होल्ड कर। हम्म तो मेनली क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, कंफ्यूजन अराउज बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज एंड दोज कॉइन ऑफ द कैन नॉट रीड द लैंग्वेज। ठीक है, तो मेनली क्या उसने कॉइन निकाला ना, उसके ऊपर लैंग्वेज कौन सा डाला उसने, पर्शियन या अरेबिक डाला था लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा था, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में उसने लिखा था कॉइन के ऊपर। ठीक। और तो जो कॉइन्स यूज मतलब लोगों ने अपने घर में छापा, उसमें भी वही लिख दिया, तो मेनली क्या हुआ, कॉइन के ऊपर लिखा क्या है मैक्सिमम लोगों को तो वही नहीं पता होता है, तो नकली क्या असली क्या उसमें क्या फर्क पता चलेगा उनको। अगर वही अगर कॉमन लैंग्वेज अगर होता तब उतना शायद प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, द एक्सपेरिमेंट इज इफ सक्सेसफुल, अगर मान लो एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया होता, would have lead to an expansion of India's trade and commerce because there was a worldwide shortage of silver at that time. इसलिए कोई करेंसी चाहिए होगा जिसको कि कॉमन वैल्यू में आराम से नॉर्मल ट्रांजेक्शन में यूज किया जा सके। फेलियर ऑफ टोकन करेंसी अफेक्टेड द ट्रेजरी, कैसे, बट इट वाज नॉट टू सीरियस अ ब्लो और अपसेट पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि 3 साल के अंदर इस सिस्टम को वापस ले लिया गया। उसने कुछ एग्रीगेशन रिफॉर्म भी लिया था, एग्रीगेशन रिफॉर्म ये लिया था उसने, ये वो कुछ लोगों को अपॉइंट किया। ठीक ना, कुछ लोगों को अपॉइंट करके बोला भैया ठीक है, एक काम करो कि देखो मेरे राज्य के अंदर किन किन किसानों को है ना, मैं तुमको पैसा देता हूँ। ठीक ना, मैंने तुमको फंड दिया है। ठीक, फंड दिया, अब तुम्हारा ये काम है कि देखो किस किस फार्मर्स को लोन चाहिए, तुम्हारा तुम्हारा काम हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जाके फाइंड आउट करो किस फार्मर्स को लोन चाहिए, उनको लोन्स दो। क्लियर है। लेकिन ये जिन लोगों को उसने अपॉइंट किया ना, वो लोग अब थे ऑफिशियल्स। ठीक, तो उनको कहाँ कुछ आइडिया होगा, तो फिर वहां पे करप्शन हुआ, तो इसके कारण क्या, वेल इंटेंडेड पॉलिसी जो था फिर वो भी फेल हो गया। इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ certain agricultural measure of Sultan and a famine of 6 years affected large part of the job of Malwa। ठीक है, तो पीजेंट अपराइजिंग हुआ क्योंकि वहां पे टैक्सेस बर्डन बढ़ रहा था प्लस सूखा ही पड़ रहा था। According to Barani, Sultan policy was to increase taxation in such a way that it did not affect the prosperity of the peasants। ठीक ना, टैक्सेस ऐसे बढ़ाना जिससे कि लोगों को इफेक्ट ना पड़े ज्यादा। Instruction were issued to the officials to see that cultivation increased from year to year and that the revenue also increased proportionally। ठीक, he reduced taxes to 1/5 of total production, मतलब क्या 20% टैक्स रिड्यूस कर दिया, जहां एक टाइम में 1/3 था। ठीक है, इवन चाहे पेंशन में भी हमने देखा क्या, गुप्ताज के टाइम में भी क्यों ना हमने देखा 1/3 तो मिनिमम, उससे कम कहीं पे नहीं था। ठीक है, या फिर मैक्सिमम 1/4 होगा। ठीक है, लेकिन उससे कम कभी कभी कहीं भी नहीं था टैक्सेशन, लेकिन इसने टैक्सेशन 1/5 कर दिया, 20% कर दिया। अब नहीं भैया, वो देखना पड़ेगा।
वो जब आएंगे तब देख लेंगे, अभी एग्जैक्टली तो बताना पॉसिबल नहीं है ना। yield of the field not the actual produce, स्टैंडर्ड इट वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अब देखो प्रॉब्लम ये हुआ, देखो ये सिस्टम भी अच्छा था कि भैया हम 120 ही लेंगे, ठीक है, मतलब 20% टैक्सेस, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि उसने क्या किया कि उसने स्टैंडर्ड इल्ड चुना। देखो हर लैंड क्या होता है, अपने आप यूनिक होता है, कहीं पे कम प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे वो होता है, ठीक है, तो उसने एक्चुअल प्रोडक्शन को ना चुन के एक स्टैंडर्ड इल्ड को चुना, मतलब एवरेज बोल सकते हैं सभी एरिया का मिला के एवरेज चुना, ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन चुना। इसके कारण क्या हुआ कि जो इस लैंड का प्रोडक्टिविटी खराब हो उस एरिया का, तो फार्मर्स को तो मतलब इफेक्ट पड़ेगा ही ना, एक्स्ट्रा बर्डन। While when calculating the state share to crop, not the actual but the officially assumed price were used. अब प्राइस भी क्या मार्केट प्राइस यूज नहीं किया उसने, क्या किया ऑफिशियली एज्यूम प्राइस यूज किया, मतलब गवर्नमेंट प्राइस उसने इंक्लूड किया, ना कि मार्केट प्राइस। When Muhammad bin Tughlaq came into throne, he attempted a sustainable increase in the scale of land revenue demanded from the cultivators. New cesses were fixed and the old cess, like example ये collected, मतलब नया तरह का टैक्सेस इंक्लूड किया उसने, और जो पुराने वाला टैक्स जो लग रहा था उसने क्या किया, उसी को एक टाइप से बोला कि अब सीरियसली हम लोग इसको स्ट्रिक्टली आप लेना स्टार्ट करो, टैक्सेस कोई ग्रुप को छोड़ना नहीं है। पीजेंट रेवेलियन क्यों, एग्रीगेन रिफॉर्म मेजर लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीजेंट्री एंड एन एग्रीगेन अपराइजिंग which affected large part of the Delhi and the Doab region. Sultan adopted a useful method of suppressing rebellion. ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि अरे तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ किसी फार्मर्स का? फियर ऑफ ड्रास्टिक पनिशमेंट, एक पनिशमेंट का भी था चीज। टाइट कंट्रोल ओवर द लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल्स, टाइट कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस, सप्लाई ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग द फैमिन ऑफ रॉयल स्टोरेज। ठीक, तो मेनली क्या था, तीनों हार्श स्टेप था। चौथा क्या था, एक सॉफ्ट साइड कि देखिए मेनली प्रोटेस्ट कब होता है, प्रोटेस्ट तब होता है जब मेनली प्रोडक्शन आपका सही नहीं चल रहा हो, ठीक है ना, फेमाइन आया हुआ हो, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तब प्रोटेस्ट चल रहा हो। लेकिन फेमाइन के टाइम में अगर राजा खुद आप लोगों को फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रहा है, सप्लाई करवा रहा है, तो नेचुरल सा बात है उस टाइम में प्रोटेस्ट का चांसेस कम हो जाता है। अब इसके टाइम में क्या, मोहम्मद तुगलक के टाइम में जो फेमाइन आया उसने क्या किया, हटा उतना डिटेल में अच्छा, उसने क्या किया, रिलीफ कैंप लगाया दिल्ली वगैरह के आसपास, ठीक है। सुल्तान एडवांस लोन टू डिग वेल एंड बाय सीड्स एंड द इम्प्लीमेंट्स, तो लोन वगैरह भी सप्लाई करवाया उसने। फेमाइन लास्टेड 7 ईयर्स, मतलब 7 साल का सूखा पड़ा था, 7 साल, तो अच्छा खासा इकोनॉमी का कवर टूट जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड सुल्तान फाउंड दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ दिल्ली हैड बिकम डेडली, मतलब इसलिए उसने क्या किया कि थोड़ा मूव करके अपना मतलब कुछ टाइम के लिए वो दोआब में चला गया, ऊपर साइड चला गया। Hence entire camp moved to another place, ठीक ना। सुल्तान डिजाइन टू एक्सटेंड द इम्प्रूव कल्टीवेशन, उसने क्या किया, ही प्लान टू एक्सटेंड कल्टीवेशन ब्रिंगिंग बैरन लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक, नया नया एरिया को कल्टीवेशन के अंदर लाना। व्हाटएवर बीइंग कल्टीवेटेड वुड बी इम्प्रूव्ड, दो स्कीम उसने लाया क्या, टू एक्सटेंड कल्टीवेशन टू इम्प्रूव द क्रॉप, बोथ कुड हैव लीड टू अ रियलाइजेशन ऑफ हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू। उसका सिंपल से क्या कहना था, अगर हमको हाई टैक्सेस चाहिए, ठीक ना, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसने इसका फोकस किया था प्रोडक्शन बढ़ाने पर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर। इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो नॉर्मल सा बात है क्या, टैक्सेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। उसने क्या किया, 100 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, ठीक, उनको मतलब उनको घोड़ा दिया, ठीक है, बहुत सारा पैसा दिया, ठीक है, जिससे कि वो फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन वगैरह सप्लाई कर पाए। अकॉर्डिंग टू, लेकिन सिस्टम फेल हुआ, क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू Barani, entire scheme failed. Persons chosen to implement the scheme were unskillful, they were greedy, they had no understanding of local conditions, spent the money for their own expense and needs. क्लियर है? तो 3 स्टेप उसने लिया था, मतलब जो वेल इंटेंडेड पॉलिसी था, लेकिन तीनों फेलियर हुआ बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक ना। पहला क्या था, वो दौलताबाद वाला, ठीक। सेकंड क्या था, कॉइन वाला, ठीक है। फिर हमारा क्या था, एक जो एक्सपेंडिचर था उसका ना, मतलब इन्वेट करना उस एरिया को जाकर जितना, इससे कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर थोड़ा सिक्योर हो जाए, वो वाला पॉलिसी हमारा मतलब फेल हुआ। एग्रीगेशन स्कीम वाला भी फेल हुआ, ठीक ना। क्लियर है? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, अब देखो ये क्या, तुगलक भाई साहब कह सकते हैं थोड़ा हमारा लिबरल और ह्यूमैनिटेरियन थे, ठीक, जिनका ये मानना था ज्यादा हार्श नहीं होना है लोगों के साथ में, ठीक है। थोड़ा हमारा लोगों के फेस्टिवल में साल में होते थे, थोड़ा मतलब एक तरह से बोल सकते थोड़ा लिबरल और थोड़ा सेक्युलर टाइप के थे। लेकिन वही बात होता है क्या, हर एक राजा ऐसा हो जाता है कि ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, तो इसके बाद भी क्या होता है, जो फिरोज शाह तुगलक आता है वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स निकल जाता है। हमने देखा ना
जलालुद्दीन मोहम्मद, सॉरी, हमने देखा था इल्तुतमिश देखा था, ठीक है, फ्रॉम लिबरल। लेकिन फिर आता है बालबन, वही ऑर्थोडॉक्स, ठीक। उसके आता है जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, वो लिबरल सेक्युलर। लेकिन फिर उसके बाद कौन आता है? अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। तो मेनली क्या होता है फिर वही ऑर्थोडॉक्स। फिर आ जाता है मेरा क्या, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये भी लिबरल आउटलुक, सेक्युलर। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक, वो भी थोड़ा क्या ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो इंडिया में पहला जो जिजिया लगाया जाता है ना, वो लगाया जाता है क्या, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, ठीक है। लेकिन एक और मिस इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये रहा कि जिजिया जो टैक्स लगाया जाता है वो लगाया जाता है दूसरे रीजन वालों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, उनके लिए भी अलग टैक्स होता है, उसका नाम शायद खुर्रम या कुछ था, एग्जैक्टली नहीं। हाँ, जकात, जकात। हाँ हाँ, तो वही वही बात है, हाँ। अब देखो, वो मेनली बोला तो मूव जो किया था ना, तो मूव वो रीजन के साइड किया था, ठीक ना, कि मतलब मेनली उसको इसी रीजन का बोला था कि उसने पूरा कैपिटल मूव करके दूसरी जगह ले गया, ठीक है। अब उसको तुम पागलपन कह सकते हो या फिर वेल इंटेंडेड पॉलिसी, जिससे कि अपना कैपिटल को मतलब बॉर्डर से दूर रख सके और प्लस सेंट्रलाइज कर सके, जिससे कि सभी एरिया पे इक्वल ध्यान दे पाए, ठीक है। तो इंटेंशन अच्छा था, बस इम्प्लीमेंटेशन या लक खराब था उसका, हमारे मोदी जी जैसा। इस तरह सोच के डिमोनेटाइजेशन लाए थे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, नेशनलिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब जो भी है खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, द स्कीम कैन नॉट बी कॉल्ड फेलियर, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने जो काम किया सब फेलियर हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज क्यों? क्योंकि क्या होता है, आइडिया जो होता है उसने सीड प्लांट किया, उसी आइडिया को अडॉप्ट करके बाकी राजा ने एक तरह से इंप्रूव किया और सक्सेसफुल हुए। Ideas of extending and improving cultivation with the help of agriculture loan became a standard practice with later sultans and became a part of agrarian policy of Mughals. इवन प्रेजेंट इंडिया के अंदर ये पॉलिसी हम लोग चलाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन देने वाला। तो आइडिया ऑफ एक्सटेंडिंग एंड इंप्रूविंग कल्टीवेशन विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल लोन बिकम a standard practice with later sultan and become a part of agriculture policy of Mughals. तो एग्रीकल्चर मुगल के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी का मेन पार्ट ये बन गया था, एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर क्या, कि लोन्स वगैरह देके एग्रीकल्चर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अभी के टाइम में भी देखते हैं फार्म लोन का इशू हुआ, तो उसका बीज या फिर जो उसका नींव है कहीं ना कहीं उसके टाइम में रखा गया था। बोथ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक helped in the evolution of agrarian policy which matured fully under the Mughals. Despite the failure of the experiments, scheme Sultan prestige remained high, क्योंकि वेलफेयर काम भी कर रहा था। He appointed many non-Turks and Hindus into services. They had risen to on the basis of their merit. तो मतलब क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या था, उसने मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाया था। ये नहीं कि भैया आपका सेम रीजन है तो आपको ऑफिस से अपॉइंट कर देंगे, ऐसा नहीं, मेरिट भी देखा गया उसने। तो मेरिट के हिसाब से उसने नन मुस्लिम्स को भी अपॉइंट किया था, नन टर्क्स को भी अपॉइंट किया था, हिंदूज को भी अपॉइंट किया था। Despite his many limitations, he leave a large empire with a functioning administration to his successor, ठीक है। His main problem arose when empire became too large and he tried to impose a uniform and largely centralized system of administration. तो मेन प्रॉब्लम इसका ये हो गया था कि मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उसने बनाया था, बट प्रॉब्लम ये हो गया था जब बहुत बड़ा एम्पायर उसने उसने एस्टेब्लिश कर लिया, बहुत बड़ा टेरिटरी उसके अंदर में आ गया था, और वो चाहता यही था, प्रॉब्लम यही था कि उसने यूनिफॉर्म सिस्टम अपॉइंट करने की कोशिश किया था वहां पे। He tried to rise above the narrow limitation of castes. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, some of the expenditure long he tried to take the first step towards a composite ruling class consisting of Hindus and Muslims. Clear? He tried to rise above the narrow limitation of castes. तो उसका काम को सब गुरु गोबर करने आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। हालांकि इसके टाइम में बहुत अच्छा अच्छा काम होता है। Firoz Shah Tughlaq, a cousin of Muhammad bin Tughlaq, succeeded him. He tried to revive the tradition of the state based on benevolence and the welfare of people.
विच वाज एस्टेब्लिश बाय जलालुद्दीन खिलजी। तो ये भी क्या होता है कि देखो मेनली क्या होता है कि कुछ कुछ काम ऐसा करता है ये जिसको लेके इसका क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये भी अपना जो काम में होता है ना, ठीक है, तो ये भी क्या होता है बेनोवॉलेंस ही होता है, जैसे ये भी लिबरल ही होता है, ये भी क्या होता है वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करता है, ठीक। तो जब फिरोज शाह तुगलक के टाइम में क्या होता है, भले ही उसने कुछ स्टेप लिया हो, ठीक है, जिसे कारण कि देखो, लेकिन बात वही होता है ना कि आप उसको किस नजर से देखते हो। अगर आप सिर्फ कॉमनल नजर से देखते हो तो हाँ फिरोज शाह तुगलक ने जिजिया लगाया तो मतलब वो ठीक है, लेकिन आप अगर लिबरल हिसाब देखते हो तो आप ये बोल सकते हो कि फिरोज शाह तुगलक जो था उसने वेलफेयर स्टेट का नींव रखा। कैसे रखा भी देखेंगे, ठीक है। तो ही ट्राइड टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ अ स्टेट बेस्ड ऑन बेनोवॉलेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल which was established by Jalaluddin Khilji. He pursued a policy of consolidation of trying to win over the section. मतलब उसने ये बोला कि भैया एक काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पर हमको अगर रूल स्टैब्लिश करना है, स्टेबिलिटी लाना है, तो मेरे को ये करना पड़ेगा कि जो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल है, अलग अलग ग्रुप ऑफ नॉबलिटी में अंदर में, ठीक ना, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा। He pursued a policy of consolidation of bringing to trying to win over the section, nobles, administrators, soldiers, clergymen, peasants, etc., which had been alienated by the Mughal मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो मतलब सबके ऊपर, सभी ग्रुप के ऊपर ये सोचा कि सबको अपने साथ मिला चलना है, सबका साथ सबका विकास। ही गेव अप वॉरफेयर। तो उसका मेनली क्या था, देखो जहां एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक ने फोकस किया किसके ऊपर, रैपिड एक्सपेंशन के ऊपर, कि हमको लार्ज टेरिटरी एक्वायर करना है, उसको रूल करना है। फिरोज शाह तुगलक का जो मतलब फोकस था वो क्या था भैया, जो एक्वायर टेरिटरी है उसी को कंसोलिडेट करना है, वहीं पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में को लाना है, फाइनेंशियल सिस्टम लाना है। ही गेव अप वॉरफेयर। वॉर मतलब टेरिटरी एक्वायर करने का उसने मूड छोड़ दिया। एंड मेड द स्टेट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। तो लोग बोलते हैं ना, इसने फिरोज शाह तुगलक ने जो था वेलफेयर स्टेट का नींव रखा था। He gave up warfare and made the state an instrument of development and welfare during the later part of the reason। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा था, लेकिन बाद में क्या होता है विद द टाइम, क्या होता है कि अपने रूल के स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, वो उसका थोड़ा 180 डिग्री थोड़ा चेंजेस आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, कि मेनली वो थोड़ा थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, थोड़ा मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप का, नैरो माइंडेड टाइप का हो जाता है, ठीक। तो ये बहुत सारा रीजन हो सकता है। रीजन ये हो सकता है कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं मेरा सपोर्ट बेस खो रहा है, तो थोड़ा रीजन का यूज कर लूंगा मैं। आज के टाइम में भी क्या होता है, पॉलिटिशियन को ये लगता है कि नहीं डेवलपमेंट का इशू नहीं चलने वाला है, ठीक है, तो फिर मंदिर मस्जिद ले आते हैं तो काम चलेगा मेरा। तो सेम काम उससे सिचुएशन हुआ होगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो ही लीडर था, ठीक ना। स्टार्टिंग में फिरोज शाह तुगलक वो लीडर था जिसने ये बोला था भैया हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक ना, डेवलपमेंट करेंगे, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, नौकरी वोकरी देंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, फिर वही मंदिर मस्जिद में उलझ जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि वो हाँ। तो ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द रीजन फिरोज बिकम मोर एंड मोर नैरो इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन। दिस वीकेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेनेवोलेंट स्टेट। तो कहीं ना कहीं उसका ओवरऑल मतलब होता है ना, कैरेक्टर इंसान का क्या होता है कि अगर मान लो कि उसने 100 में से अगर मान लो 90 काम अच्छा किया, मतलब 95 काम भी अच्छा किया, लेकिन 5 काम गलत कर दिया होगा, तो लोगों को 5 काम ही याद रहेगा, 95 भूल जाएगा। तो सेम चीज इसके साथ भी हुआ बेचारे के साथ, कि लोग अगर पूछा जाए था हमारा हिस्ट्री का जिसके पास नॉलेज है तो उसको सब यही याद रहेगा क्या, फिरोज शाह तुगलक वही था जिसने की जिजिया इम्पोज किया। उसके बारे में और बाकी सब चीजों को उतना वैल्यू नहीं दिया गया, देखते क्योंकि कॉमनल एटीट्यूड अपनाया गया उसको पढ़ने का, ठीक। तो ही अंडरटुक अ सीरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म व्हिच ब्रॉट देखो भैया दो चीज होता है। अब एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली किस रिस्पेक्ट में लगाया, ठीक ना। अब देखो मेनली क्या होता है, एक एक टैक्स होता है, ठीक ना, मान लो एक ही टैक्स है, ठीक। एग्जाम्पल कोई टैक्स ले लिया जाए, जीएसटी एग्जाम्पल, ठीक ना। उसका ही दो रूप है, दो तीन रूप है, ठीक ना। सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, आईजीएसटी है, ठीक है, क्लियर। हर जो इंसान पे कर रहा है, हर स्टेट पे कर रहा है, उसको अलग नाप देना पड़ रहा है, ठीक। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने जो टैक्सेस लगाया, ठीक ना, मान लो कि प्रोटेक्शन टैक्स, ठीक, जिसको कि अभी हमने क्या बोला कि क्या नाम से बोला कि जकारत, ठीक है। जो मुस्लिम्स को पे करना पड़ रहा है वो जकारत हो, जो हिंदू को पे करना पड़ रहा है जिजिया हो। टैक्सेशन सेम हो सकता है, ऐसा दोनों पे टैक्सेशन लगा, लेकिन नाम अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस रिस्पेक्ट में यूज हुआ है उसके लिए तो पर्टिकुलरली ये हर चीज को इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना।
तो इसलिए क्या होता है, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हम लोग नहीं देख रहे, ओवरऑल इसका देखेंगे क्या किया क्या नहीं किया. He undertook a series of administrative reforms which brought him popularity in the immediate context but weakened the central government in the long run. Firuz Shah's concept of benevolence and people welfare. He spelled out his basic concept of benevolence in his book. He dedicated that during this his reign, no Muslim blood shall be shed. His concern was to prohibit all practice opposite conflict of the Muslims by law. मतलब alcohol drinking ये सब कुछ prohibit किया उसने. His order was restricted to political and in some cases financial and offenses. जहाँ तक इसने लिमिटेड करने को इसके पॉलिटिकल और फाइनेंशियल चीजों तक की. फिरोज डिक्लेयर्ड दैट fear and prestige of the government did not decline by the cancel punishment. मतलब उसने ये बोला कि भैया ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब अगर पनिशमेंट आपको नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि हार्श पनिशमेंट आपको नहीं देते तो ऐसा नहीं कि प्रेस्टीज घट जाता है. प्रेस्टीज काम से आता है. His basic concept of benevolence that the state was to be based on the acceptance of people rather than fear or threat of violence. ठीक. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बेनेवलेंस का ये था क्या, स्टेट जो है वो कोई भी राजा या फिर कोई भी स्टेट तभी मतलब मजबूत बन सकता है जब लोग उसको एक्सेप्ट करें, ना कि वो फियर और थ्रेट के बलबूते पे. He restored that rent-free land granted to religious person, learned man and the weaker section. तो एंशिएंट इंडिया के टाइम में जो लैंड ग्रांट दिया जाता था लर्नेड मैन को, ठीक ना, रिलीजियस पर्सन को, उसने ये दोबारा स्टार्ट किया अपने टाइम में. According to Al-Biruni, the administration became stable. All men, high and low, were satisfied. Hindus and Muslims buried himself in his own occupation. मतलब busied, मतलब दोनों ने काम मिला. Food grains was cheap in his region without any effect on his part. Prosperity was shared by everyone, including traders, artisans, because production and wages increased from year to year. ये सब क्यों हुआ आगे देखेंगे हम लोग अभी. Silk and goods required for royal establishment were to be purchased at the market price and money paid. Repairing and rehabilitation of the mosque and the madrasas, the grant of the teachers were raised. Grants were also made to the old men, women, widows, orphans and physically handicapped. ये एक वेलफेयर स्टेट का निशानी. An attempt was made to set up a kind of an unemployment bureau. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो सेटअप किया गया जहां पे लोग जाकर रजिस्टर करेगा तो बाद में उसको जॉब्स मिल सकेगा. An attempt was made to set up an kind of unemployment bureau for the unemployed and to provide state help for the marriage of the girls of respectable families. Setting up a hospital at Delhi for free treatment for all. क्लियर है. तो दिल्ली के अंदर इसने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया जिसमें कि मतलब सबके लिए ट्रीटमेंट फ्री हो. इन द मेडिवल कॉन्टेक्स्ट वेयर एवरी अब देखो इसको मतलब एक टाइप से अलग राजा क्यों बोला जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिवल टाइम में जहां एक तरफ सब राजा सिर्फ एक टाइप से मोर और मोर टेरिटरी वॉरफेयर और वायलेंस के पीछे मतलब एक टाइप से केयर कर रहा था, वहां इस टाइम में आके ये पीपल का वेलफेयर के बारे में काम कर रहा है या फिर सोच रहा है. इन द मेडिवल कॉन्टेक्स्ट वेयर warfare and violence were almost the norms, the emphasis on the principle of benevolence even though with limitation. तो ऐसा नहीं कि 100% benevolence है, कुछ limitation हुआ, कुछ गलत भी किया हुआ इसने, ठीक है. Even with limitation was a valuable contribution for which Firuz Shah must be given credit. Military expedition of the Firuz and the impact of the limited success. तो इसने क्या अपने टाइम में कोई न्यू एरिया ऐड नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इसने मिलिट्री अटैक नहीं किया था. बंगाल पर किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये था बंगाल का जो राजा था वो ऐसा जगह पर जाकर छुप गया कि मतलब कि फिरोज शाह तो लोग उसको क्रॉस नहीं कर पाया उस चीज को. तो बाद में ट्रीटी साइन होता है, फिर तो बाद में फिर वो वापस दिल्ली आ जाता है और वहां से टाइम टू टाइम उसको पैसा मिलता रहता है बंगाल के एरिया से. अटैक करता है बट क्यों न्यू टेरिटरी एक्वायर नहीं करता है. Military expedition of Firuz and the impact of their limited success. When Firuz Shah Tughlaq ascended throne, the Sultan was faced with crisis. क्या क्राइसिस था कि साउदर्न स्टेट चल गया था मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ से, ठीक है. तो साउदर्न स्टेट चला गया था, दौलताबाद लॉस हो गया था, गुजरात सिंध में रिबेल हो गया था, बंगाल बोला तो भैया आज से इंडिपेंडेंट है हम, ठीक है. Neither by temperament nor by training was Firuz Shah Tughlaq cut out to be a great warrior or military leader. तो फिरोज शाह तुगलक कभी भी कोई मतलब बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब वो ग्रेट वॉरियर नहीं था. उसने अपने लाइफ टाइम के अंदर 2 कैंपेन किया.
बंगाल और उड़ीसा के अंदर, बट नन ऑफ देम एडेड टेरिटरी और सुल्तान, मतलब दोनों टेरिटरी में से किसी, मतलब दो उसने कैंपेन किया, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा में, लेकिन दोनों में से किसी के अंदर भी उसने कोई टेरिटरी एक्वायर नहीं किया। एट द सेम टाइम नॉट द टेरिटरी डिमिनिश फर्दर, ना तो उसने टेरिटरी एक्वायर किया ना तो टेरिटरी लूज किया अपने आप में, ठीक ना, उसने स्टेबल गवर्नेंस दिया। बंगाल कैंपेन में वही हुआ था कि होता डिटेल मत जा, ठीक है, मेनली वही था, नेगोशिएशन हो जाता है बाद में तो हो जाता है। उड़ीसा रूरल एग्री टू पे रेगुलर ट्रिब्यूट इंक्लूडिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिफेंट्स, तो बात खत्म हो गया। After his return from Itna, Firuz decided not to lead any further campaign but to devote himself to peace. However, these failures themselves become a blessing. He now presided over the state which was strategically more manageable. ठीक है, तो ज्यादा अच्छा सक्सेस नहीं मिला वहां पे, ये भी अच्छा हुआ बिकॉज अल्टीमेटली मिलता तो फिर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता और फिर मतलब उतना जो एरिया उसके पास उसमें ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन 2-3 बार सक्सेस नहीं मिल पाया उसको ज्यादा, ठीक है, तो मेनली इससे इंश्योर हुआ कि कोई नया टेरिटरी नहीं आया, प्लस रेवेन्यू भी आता रहा टाइम टू टाइम उस एरिया से, ठीक है, जिसके कारण क्या था कि वो एक ऐसी, ये उसके लिए फायदा हुआ बिकॉज एज अ ब्लेसिंग उसने काम किया, बिकॉज अल्टीमेटली वो अपने जो टेरिटरी उसके पास उस पर अच्छे से मैनेज कर सकता है उसको। Firuz was lucky that, unlike the previous ruler, he did not have to face Mongol attack on his territories. ठीक है, तो ये लकी इसलिए भी था क्योंकि कोई मंगोल अटैक नहीं आया। There had been a lot of instability and novelty. हटाओ ये चीज नहीं, unlike Muhammad bin Tughlaq, Firuz Shah had no special affection for foreigners. They were given traveling money for Firuz and asked for the go back. तो मतलब क्या कि जो भी दरबारी लोग था ना, कि अपना मतलब फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो लोग था, ठीक है, तो मिली उसने ये काम किया, जो फॉरेनर्स लोग को उसने अपॉइंट किया था ना, उसने ये बोला कि भैया ये लो पैसा लेकर निकल जाओ पहली फुर्सत में, ठीक है, तो मतलब क्या वो नहीं चाहता कि कोई फॉरेन कंट्री का लोग एग्जाम्पल उसके कोर्ट में रहे और इंटरफेयर करे, तो जो भी फॉरेन नॉवल्स को उसने अपॉइंट किया था, ठीक है, तो सबको पैसा देके वापस भेज दिया। They were given traveling money and Firuz and asked to go back. Firuz did not try to appoint nobility men from the lower caste as a Muslim and Hindus. तो लोअर कास्ट से या फिर जो लोअर ग्रुप के पीपल थे उनसे मतलब नॉबिलिटी को अपॉइंट नहीं किया, चाहे वो कोई भी कास्ट के, कोई भी रिलीजन के हो। Firuz awarded extremely high salaries to the nobles. These salaries were given in the terms of grant in और इक्ता। Firuz tried to give his nobility hereditary character, देने की कोशिश किया था कि उसके बाद बच्चे आएंगे। रूल ऑफ हेरिटरी वाज नॉट अप्लाइड टू एनी सीनियर पोस्ट, लेकिन सीनियर पोस्ट पे ये रूल्स ऑफ हेरिटरी नहीं था, लोअर पोस्ट पे था कि सिपाही के बदला उसका बेटा सिपाही बनेगा, इस तरह से था, क्लर्क के बदला उसका क्लर्क बनेगा, दीवान के बदला दीवार बनेगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं। He ordered that soldiers of the central army should be paid not in cash but on grant of villages और neighborhoods, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली वो रेवेन्यू इकट्ठा ज्यादा करने पे या फिर कल्टीवेशन पे भी ध्यान दे पाए, इसलिए उनको ग्रांट में गांव दिया गया। He ordered that if an army man died, his village would go permanently to his son. If no, then the son-in-law. हाँ, तो मेनली क्या देखो, थोड़ा मोड़ा वुमेन को यहाँ राइट ये था, भले ही लास्ट में बोल सकते क्या कि उसने ये ऑर्डर दिया कि देखो अगर कोई आर्मी मैन डाइट करता है, ठीक ना, तो उसके पास जो विलेज था, ठीक, वो विलेज का राइट चला जाएगा उसके बेटे, अगर मान लो बेटा नहीं हुआ तो उसके सन इन लॉ के पास जाएगा, लेकिन मान लो कि उसका सन इन लॉ भी नहीं है, ठीक है, तो उसके स्लेव के पास जाएगा, मान लो स्लेव भी नहीं है तब वुमेन के पास जाएगा। To ensure that substandard horses were not produced for services, he ordered the great इख्तियार and officers to captive sales whenever they rose in war. ठीक है, तो उसने ये बोला था कि भैया कि जब भी आप वॉर लड़ो, ठीक ना, वॉर जब भी लड़ो, ठीक है, और प्लस मान लो कि आपका रेवेन्यू नहीं दे रहा है कोई, तो आप एक काम करो क्या कि आप स्लेव को जो जमा करते हो वहां से, ठीक है, तो मेनली पहले टाइम में ये होता था ना कि मान लो कि आपने वॉर में किसी को हराया, ठीक है, तो वो जो कैप्चर करते लोगों को आपका स्लेव बनता था। He ordered that the great and the officer to capture slave whenever they were war and send the best of them to the service of the court. ठीक है, तो उनमें से जो अच्छा होगा स्लेव्स उनको आप कोर्ट में भेजो, मतलब फिरोज शाह तुगलक के पास भेजो। तो ऐसा करके उसने क्या कि 2 लाख स्लेव्स का एक ग्रुप बना लिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक ना, अपने एक डिपार्टमेंट अलग से बना रखा था अपने अंदर में, जहां पे उसने 2 लाख स्लेव्स को अपने अंदर में रखा हुआ था। मतलब क्या ऐसा बोल 2 लाख लॉयल लोग अपने कंट्रोल में उसने रखा था। 2 लाख का पर्सनल आर्मी या फिर पर्सनल पीपल जो कि उसके प्रति लॉयल हो। तो दिस वाज इन एडिशन टू सेंट्रल आर्मी। तो ये जो स्लेव था लगभग 2 लाख स्लेव उसने जमा कर लिया था अपने आस पास में, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो था ये ट्रेडिशनल आर्मी के बाहर 2 लाख लोग थे, ठीक है। दिस वाज इन एडिशन टू सेंट्रल आर्मी
A separate treasury and a separate divan was set up for the crop of the slave. ठीक, तो ये 2 लाख लोग का स्लेव का जो ग्रुप बना, इसको मेंटेन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट उसने बनाया था। क्लियर है? हेलो हेलो, ऐसा करके फायदा तो क्या मिला? फायदा ये मिला कि कोई भी कल को कोई नॉबलिटी, ठीक है, चाहे रॉयल्स फैमिली के लोग हो गए, चाहे नॉबल्स हो गए, ठीक है, चाहे आर्मी जनरली क्यों ना हो, कल को, ठीक, कल को अगर किसी के माइंड में यह है कि हम ओवरथ्रो करना चाहे रूलर को, ठीक है, तो उसके दिमाग में ये नंबर भी रहे, भैया उसके अंदर में पर्सनली 2 लाख लोगों का एक आर्मी है या फिर 2 लाख स्लेव्स है, ठीक है। तो मतलब ये इसलिए भी किया गया जिससे कि एक टाइप से काउंटर बैलेंस किया जा सके, चीजों को बैलेंस किया जा सके, ठीक है, पावर को बैलेंस किया जा सके, पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो सके। क्लियर? क्लियर है? हेलो हेलो। Crop of slave was a counter to the power of the nobility and the standing army. It created a duality in administration कि सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाए चीजों को। अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या क्या हुआ देखते हैं हम लोग। He carried forward the tradition of Muhammad bin Tughlaq in the field of agriculture development. Benefit of any growth decline would be shared by the peasant and the state. तो उसका सिंपल कहना था, देखो कल के रेट में अगर मान लो बेनिफिट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उसका शेयर भी हम शेयर करेंगे, ठीक है। कल को नुकसान होता है तो नुकसान में भी स्टेट शेयर करेगा, ठीक ना, सुख में भी हम, दुख में भी हम। He founded a city of Hisar, हरियाणा के अंदर, and decided to dig 2 canal to bring water to the city from सतलज टू जमुना, ठीक ना। तो उसने मतलब क्या, हिसार सिटी बनाया, एस्टेब्लिश किया, फाउंडेड किया, प्लस सिटी के अंदर 2 बड़ा बड़ा कैनाल खुदवाया, जिससे कि ये इंश्योर किया कि सतलज से जमुना तक पानी आ सके, जिससे कि जब टनल वहां से वहां आएगा तो दोनों साइड में खेती हो पाएगा। नाउ पीपल कुड कल्टीवेट 2 क्रॉप्स। Land along the canal was irrigated and lead to expansion of cultivation in old villages and new villages come up. तो नया नया विलेजेस, अब जब कल्टीवेशन का वहां पे सोर्सेज आया, इरिगेशन आया, तो नया नया विलेजेस भी वहां पे स्टैब्लिश हुआ। An effort was also made to improve the cropping pattern. जिसने क्रॉपिंग पैटर्न को भी इंप्रूव करने का वो दिया कि भैया आप ऐसा मतलब जो पानी का अवेलेबिलिटी है, जो मौसम है, उसके हिसाब से क्रॉपिंग वगैरह करो, तो उसने ये भी कोशिश किया। An effort was also made to improve the cropping pattern in the area so that wheat and sugar can begin to be cultivated in place of inferior crops. जिससे कि आप हाई मतलब सुपीरियर क्रॉप टाइप का आप कर सकते, जिसके मार्केट में आपको अच्छा प्राइस मिल सके। Increased income from old and new villages was distributed by the Sultan in charity to the religious people and learned people. ठीक है, तो जो न्यू इनकम आया उससे उसने चैरिटी का भी काम किया। He also built many dams for the purpose of irrigation. बहुत सारे डैम्स भी उसने बनवाया। He was also fond of planting orchards. He planted 1200 गार्डन, मतलब दिल्ली के आसपास उसने लगभग 1200 गार्डन बनवाया था, ठीक ना, which raised सुल्तान इनकम। नेचुरल सा बात है कि अगर मान लो 1200 गार्डन बना रहा है, फ्रूट्स बना रहा है, मतलब फ्रूट का गार्डन बना रहा है, फॉर मतलब हॉर्टिकल्चर इसको बोल सकते हैं, ठीक ना, प्लांटेशन क्रॉप टाइप का, अमरूद का, आम का, ऐसे 1200 गार्डन उसने बनाया। इसका कारण क्या, उसके अंदर प्रोडक्शन होगा, वो बिकेगा मार्केट में, उससे भी इनकम बढ़ेगा और प्लस वाटर अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो बोल सकते हैं कि आज मतलब आसपास दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भी गार्डन है, एक बार कहीं ना कहीं उसके टाइम में ही बना था। इन द लेटर ईयर ऑफ हिज रीजन he tried to bring the agriculture taxation system in line with the Muslims law, thus abolished all the taxes not in Islam law. ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, अपने रूल के लास्ट ईयर में क्या होता है कि वो थोड़ा मतलब इस्लामिक लॉ को ज्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है। जिजिया बाय नॉन मुस्लिम्स। He was the first ruler who collected jizya as a separate taxes. He built a number of towns around Delhi: Hisar, Firozpur, Jaunpur, Firozabad, Firozsha Kotla. Towns which Firoz built reflected a felt need. They reflected the agriculture development of the area which needed new town market. तो मतलब क्या था, जो न्यू टाउन्स ने बनाया उस एरिया में स्टोरेज का फैसिलिटी उसने बनवाया, ग्रेन मार्केट बनवाया। न्यू मार्केट टाउन also became the center of trade and handicraft. Firoz's concept of development, both agriculture and urban, was modern. Firoz as a builder, he set up public work department, जिसको PWD बोलते हैं टाइप से मॉडर्न वर्ल्ड में, इसलिए इसको बोलते हैं ना हम लोग कि he was modern outlook. He set up a public work department which repaired many old buildings.
ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार। एक चीज यहाँ पे याद रखना है, कुतुब मीनार से मेनली क्या होता है, 3 राजाओं का रिलेशन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। एक और राजा का एडिशन होगा इसमें वैसे। ही रिपेयर्ड द कुतुब मीनार, अ स्टोरी ऑफ, मेनली क्या हुआ था इसके टाइम में, क्या हुआ था, एक बार बिजली करका तो कुतुब मीनार का ऊपर फ्लोर टूट गया था, तो उसको उसने रिपेयर करवाया था। He also repaired many tanks. He had transported 2 अशोकन पिलर फ्रॉम द मेरठ, ठीक ना, तो कोटला फिरोजशाह में उसने अशोकन पिलर को लगवाया था। He also built many guest house for the use of travelers, तो रोड के साइड साइड जो गेस्ट हाउस उसने बनवाया था, जिससे कि ट्रैवलिंग करते टाइम लोगों को सेफ्टी मिल सके थोड़ा पे। फिरोज शाह एज एन ऑर्थोडॉक्स, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, बिकॉज आउटलुक है कॉमनल वाला, इसीलिए। अब देखते हैं एज ऑर्थोडॉक्स उसका क्या क्या उसने किया था। वाइन डिपार्टमेंट एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब आप खुले में, मतलब कोई प्राइवेट पर्सन वाइन नहीं बेच पाएगा, वाइन सिर्फ स्टेट के थ्रू मिलेगा। ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग लिसन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ही फॉलो सेवरल प्रैक्टिसेस व्हिच वेर बैंड ऑफ बीइंग एंटी इस्लामिक बाय औरंगजेब। आगे चल के he grew older, he became narrower in his religious approach, जैसे एज होते जाता है उसका, तो ज्यादा रिलीजियस होते जाता है, ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते जाता है। he decided to forbid all practices which were against the Islamic law। तो पहले क्या था, वो सब चीज गाना वाना बजाना, सब पीना पाना सब कुछ करता है, लेकिन जैसे एज बढ़ता है वो क्या करता है अपना, और ज्यादा जब स्टार्टिंग में रहता है वो, तो क्या होता है थोड़ा मतलब नैरो हो जाता है, तो ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, तो बाद में वो सारा चीज छोड़ देता है वो, जो कि एंटी इस्लामिक हो। He ordered all painting with human figure erased from his palace, क्योंकि इस्लाम के अंदर ह्यूमन फिगर प्रोहिबिटेड है, इसलिए उसने सभी टाइप का इमेजेस उसके प्लेस करना था, उसको बड़ा इरेज करवा देने के लिए। He forbidden the use of gold and silver vessels for dinner, ठीक, तो मतलब जो सोना चांदी के प्लेट में खाने का रीति रिवाज था राजाओं का, उसको हटा दिया, बंद करवा दिया उसने। He also banned cloths of pure silk, तो प्योर सिल्क का जो कपड़ा था वो भी हटवा दिया। He publicly burnt a Brahman on the charge that he openly conducted idol worship and converted to Muslim women, ठीक है, तो उसने मतलब एक ब्राह्मण को एक टाइप से जिंदा जलवा दिया, बिकॉज उसका ये चार्ज था कि उसने एक मुस्लिम वुमेन को हिंदू में कन्वर्जन का एक टाइप से कोशिश किया था। Collecting jizya from Brahman who had been exempted from tax till then, ठीक है, तो मेनली क्या कि देखो ब्राह्मण क्या था, देखो अब मेनली क्या कि मेनली क्या जिजिया जो ब्राह्मण से, मतलब मेनली क्या था, अभी तक क्या था, ब्राह्मण के ऊपर कहीं ना कहीं टैक्सेस नहीं था, ठीक है, तो उनके ऊपर बाकी को टैक्स पे करना पड़ा था, बट उनको टैक्स नहीं पे नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है, तो वो क्योंकि उनको टैक्स पे करना पड़ा, इसलिए क्या था कि एक अलग से टैक्स लगा गया जिजिया का, ठीक है। तो एक चीज हम लोग भूल रहे हैं क्या, कि देखो क्योंकि हमारा सिस्टम क्या था, वर्णा बेस्ड सिस्टम था, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। तो हम जब बात करते हैं हिंदूज के ऊपर, ठीक है, तो हिंदुज्म इस 4 पार्ट में हमको डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा, जिजिया अल्टीमेटली था क्या, हम ब्लाइंडली उसको या जनरल वे में नहीं बोल सकते कि हिंदूज के ऊपर जिजिया लाया गया, ठीक है, बिकॉज टैक्सेशन जो था, शूद्रा जो लेबर क्लास था, जो वर्कर्स था, पीजेंट था, उसको टैक्स पे करना ही पड़ रहा है एज अ पीजेंट के तौर पर, ठीक है। जो ट्रेडर्स है उसको टैक्स पे करना ही पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो अब क्षत्रिय जो रहा, ठीक है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो गया इसमें और इसमें, और वरना फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो टॉप मोस्ट ग्रुप था, ये अभी तक क्या था, इनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं था, क्योंकि ये ना तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, ठीक है, ना तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, तो ये कहीं ना कहीं टैक्स से अछूते थे, ठीक। तो इनको टैक्सेशन सिस्टम लाने के लिए एक जिजिया, एक न्यू टैक्स इन्वॉल्व किया गया। अब जिसको आप बोल सकते हो या तो ब्राह्मण के ऊपर टैक्स था या फिर हिंदुज्म के ऊपर, जैसे आपको इंटरप्रेट करना आप कर सकते हो। नॉट पर्टिकुलर, नॉट ये आप वो मूवी देखा है ना, मूवी देखने के बोल रहे हैं, तो हो सकता है, बट जो भी हो हमको ये समझना है कि मेनली इस बार टैक्सेस किसी ब्राह्मण्स को अंदर टैक्सेस सिस्टम के अंदर लाया जाए। कलेक्टिंग जिजिया फ्रॉम ब्राह्मण्स हु हैड बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द टैक्स टिल देन, अभी तक ब्राह्मण्स पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन उनको भी टैक्स पे करना पड़े, इसलिए उनके ऊपर एक अलग टैक्स लाया गया। हिंदूज पे जिजिया, एंजॉय फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, हेलो, हाँ, नहीं नहीं, ब्राह्मण सिर्फ मंदिर में काम नहीं कर रहे, वहां पर टैक्स नहीं आ रहा है, उनके पास जो लैंड पैलेस, उनके पास लैंड है, ठीक है ना, वो सब वहां पे जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर ना, उनके इनकम के ऊपर। तो हिंदू पे जिजिया, एंजॉय फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एंड वर्शिप, स्टार्टेड टू बिल्ड न्यू टेम्पल्स, ठीक है, अगेंस्ट इस्लामिक लॉ नो, ही डिस्ट्रॉयड न्यू टेम्पल्स। तो मेनली उसने ये बोला कि भैया आप क्या आप जिजिया पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास रिलीजियस
वर्शिप राइट है, ठीक है। तो मेनली क्या कि अगर आप अभी तक, उसने क्या बोला कि भैया अभी तक इतना मंदिर बन गया ठीक है, लेकिन आपको एक टाइप से मंदिर बनेगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वरना आप अलाउ नहीं कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली टेम्पल बनाना भी कहीं ना कहीं आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के अंदर में आता है। और क्योंकि अगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अलाउ करना, एंजॉय करना चाहते हो तो आपको जिजिया पे करना पड़ेगा, और आपका जिजिया पे नहीं कर रहे हो इसका मतलब क्या, आपके पास फ्रीडम ऑफ रीजन का वो हक नहीं है, और फ्रीडम ऑफ रीजन का हक नहीं है तो न्यू मंदिर बनाने का भी हक नहीं है। He also announced death penalty to many Islamic leaders। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हार्डशिप हिंदुज्म के ऊपर भी था, ठीक है। इसने बहुत से, जैसे हमने बताया था ना कि मोहम्मद बिन गजनी के बारे में, क्या उसने सिर्फ इंडिया पे अटैक नहीं किया था, उसने अटैक किया था ईरान पे भी अटैक किया था। He also announced death penalty to many Islamic leaders। तो बहुत सारे जो इस्लाम मतलब इस्लाम के जो गुरु थे उनको भी मतलब एक टाइप से डेथ पेनल्टी उसने दिया था। He banned Muslim women going to the tomb of saint outside Delhi। ठीक। No evidence to show individual act of intolerance। ठीक है। तो कोई इंडिविजुअल एक्ट हम लोग को शो नहीं करना, मतलब इस टाइम मिलता है कि मतलब एक कलेक्टिव हम लोग को मिलता है कि हाँ इसने जिजिया इंपोज किया, लेकिन कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट ऐसा नहीं मिलता है कि इसने इस पर्टिकुलरली टेम्पल को तोड़ा या फिर ये किया वो किया। इसे टेम्पल बनाने के लिए भी वो दिया था, ठीक है जो भी है। दिस वॉज द एज वेन लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत वर्क्स। लेकिन ऐसा ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसके टाइम में इंटॉलरेंस था या फिर जो रिलीजियस प्रोग्रेस नहीं हुआ हिंदुओं के अगेंस्ट था, बिकॉज इसके टाइम में दिस वॉज द एज when large number of Sanskrit work on music, medicine, etc. were translated to Persian। ठीक है। तो सबसे ज्यादा संस्कृत वर्क का ट्रांसलेशन हुआ इसी के टाइम में हुआ था। हिंदू चीफ्स were treated with respect by Firuz, and 3 of them allowed to sit in their court। He weakened the concept of benevolence policy based on the principal welfare and the border religious freedom। तो स्टार्टिंग के ईयर में क्या होता है उसका थोड़ा मतलब स्टार्टिंग ईयर में जैसा पॉलिसी उसका रहता है, लास्ट में जाते थे वो थोड़ा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है उसका। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या होता है, इवन बिफोर फिरोज शाह क्लोज हिज आईज, सल्तनत बिगेन टू डिसइंटीग्रेट। सुन फिरोज शाह डाइड, अ स्ट्रगल फॉर द क्राउन बिगेन टू हिज सन। तो वही नॉर्मल सा बात होता है, क्या गद्दी का लड़ाई। इसलिए बोल सकते कोई इंडिविजुअल सुल्तान रिस्पॉन्सिबल नहीं था डाउनफॉल के लिए, ठीक है ना। रिलीजियस फैक्टर ऑफ डिसइंटीग्रेशन वाज स्ट्रांग इन मेडिवल इंडिया। तो सब चाहता था क्या था, हर रीजनल लीडर क्या चाहता था, मैं अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाऊं। तो पावरफुल जो प्रोविंशियल गवर्नर था उसने अपना अपना अलग अलग बना लिया। नॉबल्स वांटेड इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी। फिरोज ट्राइड टू गिव प्रेफरेंस टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द ट्रक्स एंड मुगल्स बाय इतना बताओ चीजें आगे करना है कि छोड़ दे। हेलो। हेलो।